हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग द वेक्टर्स, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस लेक्चर में बिट बाय बिट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपको कि अगर आपने पहले का वीडियो देखा है, ठीक है, जो पुराने वीडियोस हैं इसके रिलेटेड वेक्टर्स के, अगर वो आप देख के आ चुके हैं देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर में जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम डिस्कस करेंगे बिट बाय बिट। आ रही बात समझ में? ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा पहले। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a प्लस बी अलोंग x एक्सिस एंड c। ठीक, तो गिवन डेटा हम लिख देते पहले। व्हाट इज द गिवन डेटा? i कैप माइनस 2j कैप, देन वेक्टर b इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर c इज गिवन बाय i कैप प्लस j कैप। ठीक है, ये गिवन डेटा है। अरे समझ में? पता ना वेक्टर्स क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता है तो फिर से बताता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है ये। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी को ये नहीं पता है कि व्हाट इज द वेक्टर, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, आप कोई एक सिंगल वेक्टर उठाओ, किस वेक्टर में उठाया, एक वेक्टर को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक वेक्टर है, हाउ कैन वी राइट ए वेक्टर इन ए जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म मतलब एक वेक्टर अगर 3 डायमेंशनल प्लेन में है, 3 डायमेंशनल प्लेन जहां पे एक्स वाई जेड एक्सिस है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझाता हूं मैं। ठीक है, देखो, ए एक्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई is the component of A along y-axis and AZ is the component of vector A along z-axis. Understood? ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी वेक्टर को मान लो, अगर यहां पे जो वेक्टर है, अगर इसे मैं x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, अगर वेक्टर ओनली x एक्सिस में लाई कर रहा है इस तरफ, अगर मान लो कोई वेक्टर है जो कि x एक्सिस में लाई कर रहा है, ना कि y ना कि z पे, z एंड y पे लाई नहीं कर रहा है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो उस वेक्टर को, जो वेक्टर a है, उसे हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर a इज गिवन बाय ax i कैप। अरे यही तो लिखेंगे ना, ऐसा नो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले समझो। एक वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? ax is the magnitude ax, ये ax, a into x नहीं है, ax, ठीक है, a suffix x है, ठीक है, ax is the magnitude whereas i cap is the direction, i cap is the direction। और i cap क्या होता है? यूनिट वेक्टर, इट इज along x axis। इसी तरह j cap जो होता है, इट इज यूनिट वेक्टर along y axis and k cap is a unit vector along z axis। अंडरस्टूड? ये जो वेक्टर है, वेक्टर A, इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? अगर सेम वेक्टर लाई कर रहा है कहां पे? एक्स वाई जेड प्लेन में। कहां पे लाई कर रहा है? एक्स वाई जेड प्लेन में। मान लो ऐसा कुछ वेक्टर है जो कि लाई कर रहा है, एक्स में भी है, वाई में भी है एंड जेड में भी है, 3 डायमेंशनल प्लेन में है। जैसे मान लो ये तुम्हारा जो रूम है ना, ये 3 डायमेंशनल प्लेन है। अगर यहाँ पे इस मार्कर को मैं ऐसे यहाँ पे ऐसा रख दूं तो इसका मतलब ये वेक्टर है, ऐसा नहीं। तो मान लो दैट कॉर्नर पॉइंट इज द ओरिजिन, तो उस कॉर्नर पॉइंट पे इसे यहाँ रख दूं तो कुछ डायरेक्शन उसका इस तरफ होगा, ऐसा नो। तो इसका जो है कंपोनेंट, इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अंडरस्टूड? अगर ये प्लेन है, मान लो ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशनल प्लेन है, ऐसा नो। तो ये बोर्ड जो 2 डायमेंशनल प्लेन है, अगर मैं जेड एक्सिस हटा दूं, हम बात कर रहे हैं इस बोर्ड की जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन है। अगर यहाँ पे एक वेक्टर है, वेक्टर ए,
तो इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। यस सर नो। अगर मान लो ये वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो इस वेक्टर ए को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। और रिजॉल्व करो तो क्या लिखूं इसे मैं, वेक्टर ए इज गिवन बाय ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अंडरस्टूड। Whereas ax is the component of a along x axis, ay is the component of a along y axis। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही कम टाइम में मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा था फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि हम हर एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं, अगर मान लो कोई नया बच्चा आ रहा है जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, डायरेक्टली अगर वो यहाँ पे जंप कर रहा है मतलब इस वाले लेक्चर में, तो उसे उतना बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो मिनिमम कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दिस इज आवर मेन मोटो। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है उसे मैं रिजॉल्व कर सकता हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यस और नो। अब ए एक्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। यस और नो। अब ए एक्स जो कंपोनेंट है इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है ए एक्स है और ये क्या है ए वाई। ये कहां से आया देखो, अगर इसे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हाइट है मान लो ये हाइट कितना है, दिस इज वेक्टर, ये ए है ना, ये वेक्टर ए है। अगर मान लो यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है मुझे, यहाँ पे देखो अगर मुझे यहाँ पे cos थीटा निकालना है, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, दैट इज ax। ये इसका लेंथ, दिस लेंथ अलोंग द x एक्सिस, ये लेंथ एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ax क्या बना, ax इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, या फिर हम सिंपली से a cos थीटा लिख सकते हैं। तो ax कितना आया, a cos theta, and what is ax? Ax is the component of a along x axis। आ रही है बात समझ में। इसी तरह हम लिख सकते हैं ay, ay ये क्या बन जाएगा, a sin theta। यस और नो, ay बन जाएगा a sin theta। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अगर a sin theta तुम नहीं लिख सकते हो, तुम ऐसा भी लिख सकते हो a इंटू cos 90 माइनस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। फिर cos 90 में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, 90 में cos जो है वो बन जाएगा sin, तो ये हो जाएगा a sin थीटा। अब 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है पॉजिटिव है, तो a sin थीटा, वही तो मैंने बताया था अभी जस्ट। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो देखो ये सारे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मान लो कोई नया बच्चा आया है तो उसे ये कॉन्सेप्ट समझने में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि आपने पहले से वो पुराने वीडियोस आप देख चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी को समझ में नहीं भी आया होगा तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अगर पुराने वीडियोस हैं अगर उसमें समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। मिटा दे इसे, ओके फाइन। तो यहाँ पे बताओ, दिस इज द जनरल फॉर्म। अभी क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर ए प्लस बी क्या हो बताओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करेंगे, दो वेक्टर्स हैं, दैट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3k कैप, ये दो वेक्टर्स हो गए ना, आई कैप प्लस 2i कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही तो हो ना, यही तो है ना वेक्टर ए प्लस बी। देखो यही तो है वेक्टर ए प्लस बी। अब इसका कंपोनेंट पूछा है उसने, क्या पूछा उसने, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस मतलब, तो मैंने जनरल फॉर्म बताया था ना,
कोई भी वेक्टर है उसका ax इज द व्हाट x कंपोनेंट, ay इज द y कंपोनेंट, az इज द z कंपोनेंट। तो यहां पे मुझे बताता हूं x कंपोनेंट कौन सा होगा, क्या ये +3? जो x कंपोनेंट, क्या ये x कंपोनेंट +3 नहीं होगा? देखो अगर इसने पूछा होता y कंपोनेंट, अगर इसने पूछा होता y कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या होता बताओ? -2। कैसा -2 होता ना, क्योंकि इस वाले टर्म को हम इन जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? मान लो इसे अगर मैं जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करूं तो कैसा दिखेगा ये? 3i कैप प्लस -2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा ही हुआ ना। देखो where ax is 3, ay is -2, az is +3। तो यहाँ पे x कंपोनेंट 3 होगा, y कंपोनेंट इज -2 एंड z कंपोनेंट इज +3। +3, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a plus b, दैट इज +3। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी नेक्स्ट बिट। दिस इज द फर्स्ट बिट कंप्लीटेड। आई होप सबको समझ में आया होगा। इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बता रहा था कि आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा देख के आ जाओ तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं, लेकिन उस वीडियो में जो है मैंने और भी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट बिट देखते हैं। नेक्स्ट बिट दैट इज अलोंग सी, अलोंग सी, वेक्टर सी। अच्छा, मैंने a प्लस बी को मिटा दिया ना, तो फिर से ले लेते हैं। a प्लस बी कितना आया था? दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप, सॉरी a प्लस बी था ना, हाँ, -2j कैप प्लस 3k कैप, ये था ना। देखो a प्लस बी बताया था 3i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। अब ये जो वेक्टर है, क्योंकि ये भी क्या है, वेक्टर है, a प्लस बी इज व्हाट? इज अ वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट अलोंग सी, याद आया कुछ? देखो अगर वेक्टर a एंड वेक्टर b, a डॉट b हम लिखते थे ना, वेक्टर a डॉट b, अगर ये दो वेक्टर होता, टू गिवन वेक्टर्स, तो इसे हम कैसा लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड इंटू कॉस थीटा, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं a cos थीटा इज गिवन बाय वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय वेक्टर b का मॉड, या ओनली b। ठीक है, ओनली b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर b मतलब ओनली b का मतलब है कि वेक्टर b का मॉड। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं b cos थीटा, b cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट b डिवाइड बाय वेक्टर a, सॉरी ओनली a मतलब वेक्टर a का मॉड। a cos थीटा एंड b cos थीटा, ये क्या है? देखो a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ a along b, अंडरस्टूड। इसी तरह b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ b along a, along a, हाँ कि नहीं? आ रही है समझ में? a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ a along b एंड b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ b along a। ठीक है, अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गया है, जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या तुम बता सकते हो a प्लस बी जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट अलोंग सी क्या बनेगा? इट विल बी वेक्टर a प्लस बी, इसका मॉड इंटू कॉस थीटा विल बी a प्लस बी वेक्टर डॉट वेक्टर c डिवाइडेड बाय वेक्टर c का मॉड। देखो अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर हो गया a प्लस बी और एक वेक्टर है वेक्टर c, दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट क्या होगा? a प्लस बी डॉट c। तो दिस इज गिवन बाय a प्लस बी का मॉड, इसका मॉड इंटू इसका मॉड c इंटू कॉस थीटा। लेकिन मुझे चाहिए a प्लस बी कॉस थीटा, मतलब a प्लस बी का कंपोनेंट चाहिए मुझे, दैट इज a प्लस बी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट दैट इज गिवन बाय a प्लस बी डॉट c डिवाइड बाय मॉड ऑफ c। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा a प्लस बी का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर c
Understood? Along vector C, that is given by A dot B, that is 3 I cap minus 2 J cap plus 3 K cap dot वेक्टर C कितना है I dot J, I plus J डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर C का मॉड ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आई हो आप सबको पता है। ठीक है, 3I डॉट आई होगा, पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। 3I कैप डॉट आई कैप, 3I कैप डॉट आई कैप, फिर करेंगे 3I कैप डॉट जे कैप प्लस 3I कैप डॉट जे कैप माइनस 2J कैप डॉट आई कैप माइनस 2J कैप डॉट आई कैप माइनस 2J कैप डॉट जे कैप माइनस 2J कैप डॉट जे कैप, देन प्लस 3K कैप प्लस 3K कैप डॉट आई कैप प्लस 3K कैप डॉट जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व करता हूं मैं इसे, यहां मिटा देता, देखो यहां पे मिटा देता हूं, इसे मिटा देते हैं। चलो, दिस विल बी 3I कैप डॉट आई, देखो I डॉट आई है ना, I डॉट आई मतलब क्या होगा आंसर 1 होगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स मतलब I कैप डॉट आई कैप, ये कितना होगा, व्हाट इज I कैप डॉट आई कैप, मतलब दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या है यूनिट वेक्टर्स और सेम वेक्टर्स है, और सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री। तुम लिख सकते हैं ना वेक्टर I कैप का मॉड इनटू वेक्टर I कैप का मॉड, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूं इसे तो इट विल बी cos 0, तो cos 0 इज 1 एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू 1, ये बनेगा 1, आंसर इज 1। कैसा नो, अगर मैं I कैप डॉट जे कैप लिखूं तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, और मुझे पता है यूनिट वेक्टर्स I कैप इज अलोंग x एक्सिस एंड जे कैप इज अलोंग y एक्सिस, तो दोनों बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा I कैप का मॉड इंटू जे कैप का मॉड इंटू cos 90, ये बनेगा 1 इंटू cos 90 इज 0। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, फिर भी मैं आप तुम्हें बता रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे फटाफट बताओ, 3I कैप डॉट आई कैप, I डॉट आई कितना हो जाएगा 1, सो 3 इंटू 1 इज 1 प्लस 3I कैप डॉट जे कैप, तो ये तो बन जाएगा 0, जैसा ना ये बन गया 0, ये भी बन जाएगा 0। अच्छा माइनस 2, ये माइनस 2 सर, ये 3 है, ये 3 माइनस 2, क्योंकि जे डॉट जे इज 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो आंसर इज 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2, आंसर विल बी 1 बाय रूट 2। सो 1 बाय रूट 2 इज द कंपोनेंट ऑफ a प्लस b along C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल दैट वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर A is given by 2I cap plus 3J cap minus K cap। तो देखो ये एक वेक्टर है, हमें निकालना क्या है, इस वेक्टर का एंगल दैट इट मेक्स विद द y एक्सिस। अगर ये वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, वेक्टर है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में एक वेक्टर है, वेक्टर A which is given by 2I cap plus 3J cap minus K cap, ये सुन लो। अब इसका कंपोनेंट, इसका एंगल पूछा है इसने along y एक्सिस, तो along y एक्सिस क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, ये सुन लो, इसका कंपोनेंट लेगा ना along y एक्सिस, क्योंकि एक वेक्टर जो A है इसका कंपोनेंट along y एक्सिस में लेंगे। ठीक है, और along y एक्सिस कंपोनेंट कितना है इसका, मतलब ay is given by a cos theta, ऐसा नो, एंड ay is given by प्लस 3, a कितना होगा रूट ओवर ऑफ इसका मॉड, व्हाट इज a, वेक्टर a का मॉड दैट इज रूट ओवर ऑफ इसको 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज
4 plus 9, 9 plus 1, that is 15. Sorry, 4 plus 3 is 9, 9 plus 2 13, 13 plus 1 14. ठीक है, 14 रूट ओवर ऑफ 14 इंटू कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज गिवन बाय 3 बाय रूट 14. देखो, this is the angle that the vector, this vector makes with the y axis. yes or no? देखो चेक करो, 3 by root 14. is that clear? जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी डायरेक्शन कोसाइंस. अगर एक वेक्टर है, ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में. वैसे तो हम पढ़ चुके हैं बट स्टिल मैं बता देता हूँ. अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, ठीक है. अगर वेक्टर ए है, ठीक है, जो कि एक्स वाई एंड जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो इस वेक्टर का एंगल विद द एक्स एक्सिस मान लो अल्फा है, विद द वाई एक्सिस मान लो बीटा है, विद द जेड एक्सिस कितना है मान लो गामा है. देन cos alpha is given by ax by a, cos beta is given by ay by a, and cos gamma is given by az by a. ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस से, यहाँ पे तुम्हें निकल जाएगा ax, दिस इज ax डिवाइड बाय व्हाट, वेक्टर a का मॉड गिवन बाय cos alpha. इसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, वाई एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इस तरह यहाँ भी निकालेंगे cos बीटा निकालेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे z एक्सिस पे, क्योंकि देखो ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा होगा कुछ, देखो कुछ ऐसा होगा, और ये तुम्हारा z एक्सिस है. ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और z एक्सिस, तो मान लो यहाँ कुछ होगा ऐसा वेक्टर. तो इसका जो z एक्सिस है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, z एक्सिस में, अलोंग z एक्सिस. ठीक है, तो इसका भी निकालेंगे cos गामा इक्वल्स टू az बाय a. ठीक है, तो यहाँ पे ax is the x component, ay is the y component, and az is the z component. ठीक है, whereas cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines. और इसका एक important result जो है हम जो लेक्चर था इसका रिलेटेड उसमें हम कर चुके हैं. important result क्या है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. ये जस्ट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो पुराने कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बस याद दिलाने के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ वेक्टर a and b are the vectors ab and bc determined by the adjacent sides of a regular hexagon. अच्छा, what are the vectors determined by the other sides taken in order? अच्छा, ए बी एंड बी सी. अच्छा ठीक है, ए बी मान लो ये ए है, ये बी है, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है. एक होगा, ओके, ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा. ठीक है, देखो ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है ए बी इज गिवन बाय वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है. ठीक है, एंड बी सी इज गिवन बाय वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है. ठीक है, तो व्हाट इज सी डी कैसे निकालेंगे, डी ई कैसे निकालेंगे, ई एफ कैसे निकालेंगे, और एफ ए कैसे निकालेंगे. क्योंकि ए बी अगर ये जैसे हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था, when we are studied about the polygon law. ठीक है, पॉलीगॉन लॉ में क्या होता था, वेक्टर्स अगर एक क्लोज साइकिल में, ठीक है, एक पॉलीगॉन जो होता है, व्हाट इज पॉलीगॉन, इट इज कंसिस्ट ऑफ ए वेक्टर्स इन ए क्लोज साइकिल. लिसन नो, द नंबर ऑफ साइड्स रहता है इसमें. तो मान लो ये एक वेक्टर है, इसी तरह और एक वेक्टर लूंगा, यहाँ पे भी और एक वेक्टर लूंगा, तो इसका हेड इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ द अदर वेक्टर्स एंड दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर में. पॉलीगॉन लॉ पे याद आएगी नहीं, पॉलीगॉन लॉ पे ये भी एक वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर होगा, और ये भी एक वेक्टर होगा. ठीक है, तो ये क्लोज साइकिल है, तो इसके बाद अगर ये टोटल वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0. क्योंकि ये जो एंड है जो वेक्टर जो एंड या फिर क्लोजिंग साइड है वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन पे है. अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता देन वेक्टर
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इज गिवन बाय ए एफ। अगर ये ऑपोजिट सेंस में होता, अगर ये क्लोजिंग साइड जो है वेक्टर क्या होता, ऑपोजिट सेंस में, क्योंकि ये सेम सेंस में है या फिर सेम ऑर्डर में है, साइक्लिक, ठीक है। तो सारे वेक्टर्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट क्या होगा, 0। याद आया कुछ? ठीक है। देखो क्वेश्चन सॉल्व, मैं वही बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, पुराने कॉन्सेप्ट को याद दिला रहा हूं तुम्हें, ठीक है। चलो, अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अच्छा, खुद से ट्राई करो पहले, ट्राई टू डू इट, खुद से करो पहले। चलो मैं करता हूं अभी। अब ये वेक्टर ई एफ जो है ना, इसे मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह एफ ए को भी क्या कर सकते हैं, यहां पे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो उस वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहने का मतलब यह है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं होता है अगर उसे हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं या फिर पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं। ये मैं पहले से बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं मैं। अगर एक वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं या फिर डिस्प्लेस करते हैं, देन द वेक्टर डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज मतलब उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आने वाला है अगर उसे हम पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, ई एफ को मैं अगर पैरेलली शिफ्ट करूं, यहां पे डी, ये मान लो पॉइंट ओ है, डी ओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एफ ए को मैं पहले शिफ्ट करूं ओ बी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, पहले मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे सी ओ, ये ए बी एंड सी ओ, ए बी एंड सी ओ, देखो ये क्या है, ये एंटी पैरेलल नहीं है। देखो ए बी वेक्टर इस तरफ है एंड सी ओ वेक्टर ऑपोजिट है, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल नहीं हुआ, एंटी पैरेलल है। अगर ए बी, देखो मैं अगर पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ओ सी का वैल्यू भी क्या होगा, ए बी के बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो अगर डायरेक्शन वैल्यू इस तरह लिखो तो ये भी माइनस ए, ये सब ये बन जाएगा माइनस ए, ये बी है, ठीक है। तो मुझे बात बताओ, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, व्हाट इज दिस। इसे मैं चाहूं तो पैरेलल शिफ्ट करके यहां ला सकता हूं ओ डी, वेक्टर बी सी को, देखो वेक्टर बी सी को, ये वेक्टर बी सी पैरेलल शिफ्ट करके मैं यहां ला सकता हूं ओ डी में, ठीक है। तो ओ डी मतलब ये भी हो जाएगा वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर वेक्टर माइनस ए और ये है प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट, यस नो। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, माइनस ए प्लस बी इज गिवन बाय सी डी, दिस सी डी, या फिर लिख सकते हैं सी डी इज गिवन बाय वेक्टर बी माइनस ए, तो ये बन जाएगा वेक्टर बी माइनस ए, ठीक है। अब डी ई क्या बनेगा, डी इज इक्वल टू सी ओ, दैट इज माइनस ए, ठीक है। इसी तरह ई एफ क्या बनेगा, ई एफ और डी ओ ये भी सेम है, ये ऑपोजिट में है, तो ये बन जाएगा माइनस बी, क्योंकि ओ डी में है ना, बी और इज वेक्टर बी दैट इज ओ अलोंग ओ डी, और ई एफ मतलब ऑपोजिट मतलब एंटी पैरेलल। इसी तरह एफ ए ओ बी के बराबर होगा या फिर डी सी के बराबर होगा, लेकिन ऑपोजिट, दैट इज इट विल बी ए माइनस बी, अंडरस्टूड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज सी डी इक्वल्स टू माइनस सी डी कितना हो जाएगा। अच्छा मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूं, यहाँ पे ए बी माइनस ए, सॉरी प्लस ए, देन बी सी, सी डी, देन डी ई, ई एफ, देन एफ ए, ये सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। बी सी कितना बनेगा, वेक्टर बी, व्हाट इज सी डी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, व्हाट इज ए डी ई, डी ई कितना बनेगा, डी ई इज माइनस ए, ई एफ बनेगा माइनस बी, एंड एफ ए इट विल बी वेक्टर ए माइनस बी। देखो पॉलीगॉन लॉ यूज किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने कैसे निकाला, यूजिंग ट्रायंगल लॉ। देखो डी, सॉरी सी ओ
डी। ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लॉ यूज किया, ठीक है। CO प्लस OD इज गिवन बाय CD, ट्राइंगल लॉ, ठीक है। इस तरह हमने सारे वेक्टर्स को फाइंड कर लिया। यहाँ पर जो एडजेसेंट साइड्स है उसका जो वेक्टर्स है इसका हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? मिटा दे इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में। इफ A क्रॉस B इक्वल्स B क्रॉस C which is not equals to 0, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन गिवन एंड साथ में और एक दिया है वेक्टर A is not equals to minus the vector C. Understood? Then we have to show that A plus B is equals to K times of vector B. Understood? ठीक, देखो सबसे पहले यहां बात करते हैं A क्रॉस B is equals to B क्रॉस C। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस C क्रॉस B? यस, B क्रॉस C, देखो B क्रॉस C को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस C क्रॉस B लिख सकते हैं ना, यस और नो? क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो दो वेक्टर्स होते हैं ना वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। दिस आर नॉट कम्यूटेटिव। ओके फाइन, ये हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, B क्रॉस C इक्वल्स टू माइनस C क्रॉस B। अब यहां पे आ जाओ, A क्रॉस B इसको अंदर लेके आ जाए, प्लस C क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं ना, यस। जीरो मतलब जीरो वेक्टर, ओके, जीरो मींस जीरो वेक्टर, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो उसकी राइट हैंड साइड भी क्या होगा, वेक्टर होगा। देन वेक्टर A प्लस C क्रॉस C इक्वल्स टू 0, यस। देखो वी कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, देन और क्या गिवन है, दैट वेक्टर A इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर C। इसका मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर C इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस और नो? सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वेक्टर A इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वेक्टर C, या फिर वेक्टर A प्लस वेक्टर C इज नॉट इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस C। इसका मतलब वेक्टर A, B एंड C आर नॉन जीरो वेक्टर, आर नॉन जीरो वेक्टर, यस और नो? देखो अगर A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस C विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब वेक्टर A, B एंड C ये क्या होंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे, यस और नो? ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में वेक्टर A इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वेक्टर C, या फिर लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस C विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे देखो, फ्रॉम दिस कंडीशन, देखो यहां से देखो, अगर A प्लस C इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड C इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, क्या हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, देखो ये एक वेक्टर हो गया, A प्लस C इज ए वेक्टर एंड C इज अनदर वेक्टर, यस और नो? अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी यहां होगा वेक्टर B नॉट C, ठीक है। अगर A प्लस C जो वेक्टर है, अगर ये B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इनटू साइन ऑफ थीटा, यस और नो? और दोनों के बीच में अगर एंगल 0 है, अंडरस्टूड, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, देन साइन थीटा विल बी 0, ओके। मतलब थीटा अगर 0 है तो ये अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0, देन ओनली द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी 0,
यस और नो? सो आई कैन राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये जो वेक्टर है, और वेक्टर ए प्लस सी, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर बी के साथ क्या होना चाहिए? पैरेलल, यस और नो? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। देखो ध्यान से देखो, चलो और एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? देखो कंडीशन है, कंडीशन देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है? ये है स्टेटमेंट 1 और ये है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में क्या है? देखो, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए बी सी तीनों ही क्या होना चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर्स होना चाहिए। अगर नॉन जीरो वेक्टर होगा देन ओनली इट इज नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? अगर इनमें से अगर कोई भी एक क्या होता, अगर जीरो वेक्टर होता तो इक्वल्स टू 0 बन जाता, लेकिन ये नॉन इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ए बी एंड सी तीनों क्या होंगे? नॉन जीरो वेक्टर्स। यहां पे लिखा है 3 आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अब सेकंड कंडीशन में आ जाओ, सेकंड स्टेटमेंट पे, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, देन यहां पे देखो, अगर इसे हम एक्सपैंड करें, ये स्टेटमेंट 1 को हम सिंप्लीफाई करें, तो हमें यहां से यहां मिल रहा है कि वेक्टर ए प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस सी एंड बी के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0, यस और नो? दो क्रॉस प्रोडक्ट बीच में जो एंगल निकालते हैं हम लोग, मालूम है कि नहीं? कैसे निकालते हैं? दैट इज, अगर मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर ये मैं निकालूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन ऑफ एंगल, यस और नो? अगर ये थीटा 0 हुआ, थीटा इज 0, इसका मतलब ए बी दोनों ही क्या हो जाएंगे? बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, यस और नो? तो इसी तरह यहां पे देखो, वेक्टर ए प्लस सी एंड बी बोथ आर पैरेलल, तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। पैरेलल बोल रहा है इसलिए के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अगर ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो मैं लिख सकता है ए प्लस सी इक्वल्स टू वेक्टर बी, बट दिस इज पैरेलल। अब पैरेलल मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम, मैग्नीट्यूड अलग होगा, यस और नो? अब मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हमें यहां पे पुट कर दिया के कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है? अंडरस्टूड, ठीक है? एंड के इज ए पॉजिटिव टर्म, ठीक है? के क्या होगा? यहां पे पॉजिटिव होगा, ठीक है? मिटा दें इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ वेक्टर ए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, if vector a equals to 2y minus 3j cap plus 7 cap and b is given I cap plus 2j cap and c is given j cap minus k cap, find a dot b cross c। अच्छा, तो यहां पे बोला है निकालने के लिए फाइंड a डॉट b क्रॉस c। तो हमने ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यस सर? क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, कैसा? नो, दिस इज ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या फिर इसे हम ऐसा ले सकते हैं बी डॉट ए क्रॉस सी, ये भी लिख सकते हैं। या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। देखो ये सारे क्या है? ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या फिर इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है? इसका वैल्यू भी क्या होता है? दिस इज गिवन बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है? अगर ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें या फिर इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो पहले ए का वैल्यू लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2 minus 3 7। बी का वैल्यू लिखेंगे दैट इज 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा 0। देन सी का वैल्यू लिखेंगे, ये है 0 1 minus 1। इसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट
फॉर्मूला पहले लिखेंगे 2 को, उसके बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, बचेगा कितना 2 into -1 दैट इज -2 -1 into 0 is 0, देन -3 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा +3, ओके। देन सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे, बचेगा कितना 1 into -1 दैट इज -1 और ये बचेगा 0, देन +7, देन थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे दैट इज इट विल बी 1 - 0 दैट इज 1, तो आंसर कितना आ जाएगा देखो -4, देन -3 +7 which is equals to 0। देखो अब ये मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व किया तो आंसर 0 आ रहा है। 0 आने का मकसद क्या है या फिर उसका मतलब क्या है, मतलब ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू 0 आया। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 है which is also equivalent to वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, तो वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड कब इक्वल टू 0 होता है, when all the three vectors are coplanar। अंडरस्टूड, कोप्लेनर का मतलब होता है तीनों वेक्टर्स लाई ऑन ए सेम प्लेन। अंडरस्टूड, मेरी बात समझ में आ रही है, तीनों वेक्टर्स जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो सेम प्लेन नहीं है, देखो इसे बिठा दूं, देखो अब मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, मान लेते हैं ये वेक्टर सी है, दोनों इस सेम प्लेन में है, इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, मान लो बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी निकालेंगे तो बी क्रॉस सी देखो दो वेक्टर आएगा यूजिंग द राइट हैंड स्क्रू रूल। तो देखो बी क्रॉस सी, बी से लेके सी तक जाएंगे, देन द डायरेक्शन ऑफ दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर है, इस आउट ऑफ द प्लेन, इधर है आउट ऑफ द प्लेन, देखो बाहर की तरफ आ रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन। देन ए डॉट मतलब अगर ये टोटल 0 है, ये वैल्यू 0 है, ठीक है। अब ये बी क्रॉस सी जो है इसका डायरेक्शन इधर है, दिस इज द वेक्टर, एंड ए डॉट दिस बी क्रॉस सी, ठीक है। अगर ये 0 है, ए डॉट जो वेक्टर आएगा अगर इसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि ए, देखो डॉट प्रोडक्ट पे क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। ठीक, देखो बी, ये है बी क्रॉस सी, ठीक है, एंड ए जो होगा इसी प्लेन में होगा, बी एंड सी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में क्या है, वेक्टर ए है। मान लेते हैं वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस वेक्टर ए सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो देखो इधर बी क्रॉस सी वेक्टर, दिस वन बी क्रॉस सी और ये है वेक्टर ए। अब ये दोनों बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, क्यों cos 20 कितना होता है 0। अब समझ में आया, यस ओके बच्चों, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स OA, OB एंड OC शोड इन फिगर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन R। ठीक है, देखो ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, इसे मान लेते हैं पॉइंट A, ओरिजिन O है, और ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट B। ठीक है, एंगल यहां पे दिया हुआ है 45 डिग्री एंड दिस इज आल्सो गिवन 45 डिग्री, दोनों कितना है 45 और ये भी है 45। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ OA, OB एंड OC। OA प्लस OB प्लस OC, ये तीनों वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं OA एंड OB। देखो OA एंड OB, यहां पे देखो ध्यान से देखना, OA एंड OB, अगर ये दो वेक्टर्स हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स, ठीक है, पुराने वीडियो देख लेना, उसमें मतलब हम लोग डिस्कस किए हैं, फिर भी यहां पे तुम्हें बता रहा हूं। देखो अगर OA एक वेक्टर है एंड OB एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ, दिस इज रिजल्टेंट, अंडरस्टूड। इसे मान लेते हैं ये C है, दिस इज C, ठीक है, रिजल्टेंट मान लेते हैं O, ये पॉइंट है D। ठीक है, अच्छा तो OD क्या बनेगा,
OD इक्वल्स टू OA प्लस OC। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल भी कर सकते हैं इसे। अगर ये OA है, OC को मैं यहां पे पैरेलल शिफ्ट कर दूं, कोई दिक्कत, पैरेलल में यहां शिफ्ट कर दिया OC, तो OA प्लस OC, देखो OC जो है ना, OC जो वेक्टर है, इसे मैं पैरेलल यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं एंड यहां पे ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, दैट इज OA प्लस OC, ये C बन जाएगा OC। तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये अगर दोनों सेम सेंस में है, OA प्लस OC अगर सेम साइड ऑफ ए ट्राइंगल है, या फिर बोल सकते हैं सेम सेंस ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन OD और द क्लोजिंग एंड मस्ट बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, दैट इज OD। देखो, ठीक है, अरे समझ में। तो इसे हम लिख सकते, इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कितना होता है, OD, OA इज R, वेक्टर R, एंड OC इज आल्सो वेक्टर R। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे कर सकते हैं हम लोग, यहां मिटा दूं, यहां मैं मिटा देता हूं इसे, यहां मिटा देता हूं इसे। दैट इज OD, OD वेक्टर जो होगा उसका रिजल्टेंट मतलब मॉड लेंगे, इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ OA का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R इंटू cos 90। अब cos 90 तो जीरो होगा, तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जीरो बचेगा कितना, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट ओवर दैट इज R रूट 2। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज OD वेक्टर जो है इट इज गिवन बाय R इंटू रूट 2 इंटू OD कैप, where OD कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग OD। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, कोई वेक्टर है उसे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो OD कितना होगा, अगर ये OB है, अगर मान लो ये OB है, दिस इज B, OD कुछ ऐसा होगा, यहां पे होगा, दिस इज B। ठीक है, OD वेक्टर है। ठीक है, अरे समझ में, इसे नोट डाउन करो, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये तो आ गया OD वेक्टर का। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है OA प्लस OB प्लस OC। अब OA प्लस OC ये क्या बना, OD, तो इसे हम लिख सकते हैं OD प्लस OB। OD तो मुझे पता है, OD कितना है, दैट इज गिवन बाय R रूट 2 इंटू OD का कैप प्लस OB कितना होगा, OB इज द वेक्टर R, क्योंकि ये रेडियस कितना है, R है ना, तो R इंटू यूनिट वेक्टर लेंगे, कौन सा, सेम OD के डायरेक्शन में है ना वो, तो इसे लिख सकते हैं R इंटू OD कैप। अरे लिख सकते हैं ना, कौन सा, आई एम टॉकिंग अबाउट OB। ठीक है, ये D है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं R रूट 2 प्लस R, दैट इज R कॉमन ले लेंगे, रूट 2 प्लस 1 इंटू OD कैप। देखो, और सर रिजल्टेंट क्या आएगा, ये है फाइनल वेक्टर, दिस इज द फाइनल वेक्टर, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ OA प्लस OB प्लस OC। और इसने पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, R इंटू रूट 2 प्लस 1। अरे बस समझ में। ठीक है, इसे और एक तरीके से समझाता हूं, देखो ध्यान से देखना, और एक तरीके से समझाते हैं इसे। अब जो वेक्टर OB है, ठीक है, अब भूल जाओ OD को, अब मान लो ये वेक्टर OB है। अब वेक्टर OB को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस में अलोंग x एक्सिस जो वेक्टर बनेगा दैट इज वेक्टर OA प्लस OB का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, OB cos 45, या फिर इसे लिख सकते हैं OA प्लस OB इज R, मैग्नीट्यूड इज R एंड cos 45 इज 1 by रूट 2, दैट इज 1 by रूट 2। ठीक है, और ये टोटल कितना बन जाएगा, अच्छा OA कितना है, OA इज R, और ये टोटल कितना है, कौन सा एक्सिस में, x एक्सिस, दैट इज इनटू i कैप। इसी तरह हम लिख सकते हैं अलोंग y एक्सिस
दैट इज वेक्टर आर प्लस आर इंटू 1/√2 इंटू जे कैप। इसे करके देख लेना, सेम आएगा। दैट इज ओबी को हम रिजोल्व करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से पहले से ओसी है, ओसी इज नथिंग बट वेक्टर आर। अंडरस्टूड? वेक्टर आर, आर मतलब क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड इज आर एंड यूनिट वेक्टर इज जे कैप, दैट इज आर इंटू जे कैप। और ये बन जाएगा आर इंटू कॉस 45, और इसको रिजोल्व करेंगे वाई एक्सिस में, बन जाएगा आर इंटू या r√2 इंटू जे कैप। अंडरस्टूड? देखो r√2 इंटू जे कैप, तो ये जे कैप कॉमन हो गया। अब ये बचा x एक्सिस के लिए, ये बचा y एक्सिस के लिए। अब इसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना होता हूं? रिजल्टेंट हो जाएगा इसका रूट ओवर ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा दैट इज रूट ओवर ऑफ r प्लस 1/r/√2 इंटू आई कैप प्लस r+r/√2 इंटू जे कैप। तो ये टोटल बन जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस r प्लस r/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस वन इंटू कॉस 90, और कॉस 90 0 है, तो इससे मैं थर्ड टर्म जो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का कंपोनेंट मैंने हटा दिया, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ रहा है। अच्छा, इसे अगर हम मान लें, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ r प्लस r/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे एक्सपैंड करो, इसे एक्सपैंड करो तो क्या मिलेगा बताओ। इसे मिटा देते हैं, मिटा दो इसे। ठीक है, इसे एक्सपैंड करते हैं, दैट इज रूट ओवर ऑफ 2r² प्लस r/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज r²/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r इंटू r/√2। देखो मैंने एक्सपैंड किया इसे। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, देखो कितना हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ 3r²/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r² इंटू √2 एंड √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये बन जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इधर से। ठीक है, इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 अंदर लेके आऊं तो 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा r²√2/2। ठीक है, तो दिस विल बी रूट ओवर ऑफ, या फिर यहां से r² कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 2r²। ठीक है, हियर इट विल बी 3/2 प्लस √2। ठीक है, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, बाहर लेकर आ जाओ इसे, दैट इज 2 इंटू √2 डिवाइड बाई 2, और 2 बाहर लेकर आ जाओ तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और r² को बाहर लेकर आ जाओ तो बन जाएगा r। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज r रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 2√2। ठीक है, करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर तुम सॉल्व करोगे, इसे अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा, दैट इज r रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 2√2, यही है ना। इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस 2√2 1.4, दैट इज 2.828। नहीं, √2 वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 इंटू 2, 8.2, 2.88, ये सही है। ठीक है, या फिर इसे कर सकते हैं हम लोग रूट ओवर ऑफ 5.828, एंड रूट ओवर ऑफ 5.828 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा ये, इसका वैल्यू आ जाएगा तकरीबन √2 प्लस 1, दैट इज ये आ जाएगा तकरीबन 2.414। देखो इसका वैल्यू कितना आया, r इंटू रूट ओवर r इंटू 2.414। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट। और इससे पहले वाला केस में वैल्यू कितना आया था, याद करो, इसे नोट डाउन करो पहले। हो गया, इसके पहले वाला वैल्यू कितना आया था, इसके पहले वाला आया था r इंटू
√2 + 1 यही आया था ना इससे पहले वैल्यू, तो इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। r इंटू √2 वैल्यू कितना होता है 1.414 + 1, तो ये बन जाएगा r इंटू 2.828, यही था ना, सॉरी 2.414, यही आया था ना, देखो चेक करो। ठीक है, हमने ये वाला मेथड से भी सॉल्व किया और वो वाला मेथड हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके भी सॉल्व किया, एंड डायरेक्ट यूजिंग द ट्रायंगल लॉ हमने वो भी यूज किया। वैल्यू क्या आ रहा है r इंटू 2.414, दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टूड, मिटा दें इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, इजी क्वेश्चंस है बट आपको बस अपना कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वो जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज वैल्यू इज गिवन, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ठीक, हम LHS प्रूव करते हैं, RHS निकल जाएगा। ठीक है, a क्रॉस b का मतलब क्या, व्हाट इज a क्रॉस b, मैंने पहले से समझाया था तुम्हें a क्रॉस b का क्या होता है। व्हाट इज a क्रॉस b, दैट इज मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू n कैप, whereas n कैप इज द यूनिट वेक्टर along द वेक्टर a क्रॉस b। अगर a क्रॉस b एक प्लेन में है, ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। ठीक है, a क्रॉस b, मान लो अगर ये a है तो b की तरफ मोड़ेंगे तो दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला है क्या, इसने मैग्नीट्यूड लगाने के लिए, तो यहां पे मॉड लगा देंगे। मॉड लगाएंगे तो ये n कैप हटा देंगे क्योंकि ओनली ये मैग्नीट्यूड हो गया, फिर n कैप इज अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हटा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ए बी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। यस और नो, अब इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो, अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी इसका स्क्वायर। देखो, क्योंकि हमें पता है ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, या फिर सिंपली ए बी कॉस थीटा। देखो, तो ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो प्रूव हुआ कि नहीं, देखो इसे लेते हैं वेक्टर सी। तो देखो वेक्टर ए सी जो है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर ए डॉट सी निकालेंगे, ए डॉट सी, देखो ए डॉट सी करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 करके देख सकते हो आप लोग। ए डॉट सी निकालो, ठीक है, वैल्यू कितना आएगा 0। ठीक है, दैट इज 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2, 6 माइनस 2 दैट इज 4, एंड 1 माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इज 0, तो ए डॉट सी कितना आ गया 0। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में लाई करेंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करा तो इसका मतलब ऑब्वियसली रीजन है कि तीनों वेक्टर्स क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी हमें निकालना क्या है, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी, यही होना चाहिए ना। ठीक है, तो ए सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर पहले कर देते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, व्हाट इज ए स्क्वायर, या फिर मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 4 13, 30 प्लस 1 15, सॉरी 30 प्लस 1 14। इस तरह मॉड बी का भी निकाल सकते हैं, सॉरी मॉड सी का निकालते हैं। ठीक, मॉड बी का भी निकाल देते हैं, कोई जरूरत है ना। मॉड बी कितना हो जाएगा, देखो 9 प्लस 25 दैट इज 34 प्लस 1 35। ठीक है, मॉड सी का भी निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 2 4 प्लस 1 5
5 प्लस 16 21। ठीक है, अभी हम निकालना है a प्लस सी। a प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस सी करेंगे दैट इज गिवन बाय 3 प्लस 2 दैट इज 5 आई कैप प्लस देन माइनस जे कैप देन माइनस 3 के कैप ठीक है, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, अब इसे करो, सॉल्व करो, देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट इज 25 प्लस 1 25 प्लस 9, देखो 25 प्लस 9 इज हाउ मच, 34 प्लस 1 35 रूट ओवर ऑफ 35 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मॉड बी कितना है 35 रूट ओवर 35। हेंस प्रूव्ड हो गया ना, दैट इज फॉर्म से राइट एंगल ट्रायंगल। यस, प्रूव हो गया कि नहीं बताओ। वेक्टर ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तुम अगर बोलोगे सर ट्रायंगल लॉ आपने यूज नहीं किया, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हैं। अरे हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन इसने हमें डायरेक्शन नहीं पूछा ना, इसने पूछा मैग्नीट्यूड। बस मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर है दैट नंबर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इसने मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, इससे मैंने एक क्लोज सर्कल बना दिया, एक क्लोज्ड ट्रायंगुलर लूप बना दिया इसमें। ठीक है, ओके फाइन। लास्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट डी विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डी एंड ए। ठीक है, देखो यहां पूछा गया है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो पॉइंट डी जो है इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सी, फ्रॉम बी एज वेल एज फ्रॉम ए। ठीक है, अच्छा तो हम पहले से अज्यूम करते हैं, लेट अस से दैट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो है लेट अस इट इज बी 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी ये बोलो या फिर सी ए बी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ए बी तो बीच वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, अगर इफ दिस इज अ मिड पॉइंट देन DC must be equals to BD या फिर DB must be equals to DC। yes or no, ये हम assume कर रहे हैं this is the mid point। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल लॉ यूज करें इन ट्रायंगल ABD में, अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करें देन AB is given by AD plus DB। yes, AD plus DB is nothing but the AB। ठीक है, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, और DB जो है वो CD के बराबर ही है, दैट इज प्लस CD। क्योंकि हमने यहां पे शुरू में एज्यूम किया है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने एज्यूम किया है जो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, इट इज इक्विडिस्टेंस, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना, ये तो मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट डी जो है ये तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट अगर होगा तो DB बराबर DC। यस और नो। अब हमें प्रूव करना है DC, DB एंड AD का लेंथ क्या है, सेम होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। दिस पॉइंट D इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो अब ये समझ में आया, इन ट्रायंगल ABD में मैंने यहां पे ट्रायंगल लगाया ABAD प्लस DB इज नथिंग बट द AB ट्रायंगल लॉ, ठीक है। इसी तरह हम ADC में भी ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC। देखो ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो क्या बनेगा, AC is given by AD plus DC, AD plus DC।
यस और नो? ठीक है, अच्छा इससे पहले नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया? अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है यहाँ पे बॉडी विजिबिलिटी, यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, क्या ए बी एंड ए सी दोनों परपेंडिकुलर नहीं है? ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, है कि नहीं बताओ? अगर परपेंडिकुलर है, देखो ए बी क्या है, मान लीजिए वेक्टर ये है, ठीक है, एंड ए सी इज ऑल्सो ए वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो नहीं होगा? ए बी डॉट ए सी, क्या ये जीरो नहीं होगा? क्योंकि हम लोग ए सी एंड ए बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये क्या है? वेक्टर्स हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी? ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी डॉट ए सी क्या है? ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, तो ये बराबर इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं, देखो AD इंटू एडी, अच्छा थोड़ा सा मैं इसे अरेंज करता हूं, दैट इज AD प्लस यहां पे CD है ना, CD को मैं लिख सकता हूं माइनस DC, यस, डॉट AD प्लस DC। अब AD डॉट AD दैट इज AD स्क्वायर माइनस DC इंटू DC दैट इज माइनस DC स्क्वायर, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। या फिर लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू DC, AD इज इक्वल्स टू DC। AD जो है DC के बराबर है, DC के बराबर है, और DC जो है वो DB के बराबर है, DB के बराबर है। इसका मतलब AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू DB। तो इसका मतलब D इज द व्हाट? Point D is the midpoint of the hypotenuse which is equidistant from A, B and C.